बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से पहले और दूसरे चरण को मिलाकर के 9 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी है। चुनाव प्रचार थमा हुआ है और माफ कीजिएगा, इस समय चुनाव प्रचार चरम पर अपने हैं और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के बीच यहां द्विध्रुवीय मुकाबला है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि लंबे वक्त से जातीय जनगणना की मांग कर रहे बिहार में इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों में जाति का कितना असर है, किस दल ने किस जाति के कितने उम्मीदवार उतारे हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार की तरफ से जाति जनगणना के परिणामों से इन सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। एनडीए और इंडी गठबंधन के सभी 80 उम्मीदवारों की जातियों का मिलान करने पर कई बातें सामने आई हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 जो हैं वो हैं यादव। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों दलों के उम्मीदवारों में यादवों की संख्या ज्यादा है। बिहार में यादवों का बोलबाला है। एनडीए और इंडी गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 यादव हैं। दोनों दलों के उम्मीदवारों में यादवों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। कोयरी 11 उम्मीदवार के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति है, जबकि इसके बाद राजपूत 7, भूमियार 6 और इसके बाद पासवान हैं, जिनमें से हर जाति के 5 उम्मीदवार हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में यादवों का दबदबा है? आंकड़ों को अगर आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल उम्मीदवारों में अलग अलग जातियों की जो रिलेटिव हिस्सेदारी है उसकी तुलना से पता चलता है कि यादवों का जो उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है जितना डेटा के मुताबिक लग रहा है। उम्मीदवारों के सापेक्ष हिस्सेदारी के मामले में वो इन 22 जातियों में 13वें नंबर पर है, यानी यादव, जिनके 2 मुख्य गठबंधन से कम 1 उम्मीदवार है। हकीकत में यादव उम्मीदवारों की रिलेटिव हिस्सेदारी 3 उच्च जातियों यानी भूमियार, राजपूत और कायस्थ की तुलना में कम है और ब्राह्मणों के बराबर है। रिलेटिव शेयर कुल जनसंख्या को मिलाकर के जो उम्मीदवारों की संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है? आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बिहार की आबादी में 25% की हिस्सेदारी रखने वाले जाति समूह से इस चुनाव में दोनों गठबंधनों में किसी ने भी एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। यानी जातिगत तौर पर अगर आप देखें तो बिहार में किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं तो पहले नंबर पर गंगई नजर आती है, जिसकी भागीदारी है 10.8%, जबकि गंगौत 5%, गौसियान 3.4%, कोयरी 3.3%, भूमियार 2.6%, राजपूत 2.5%, वहीं इसके बाद पान चौपाल और बनिया 2.2%, फिर कायस्थ और हलवाई जो है 2.1%, सोनार 1.8%, मल्लाह, यादव और ब्राह्मण 1.4%, पासी 1.3%, पासवान 1.2%, कुर्मी 0.9%, कहार 0.8%, धानुक 0.6%, मुसर 0.4% और मुस्लिम 0.4% हैं। अस्मित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ पटना से कनेक्ट हो गए हैं। अस्मित, जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले परिप्रेक्ष्य में रखा गया। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बिहार में की गई, क्योंकि जाहिर है जो बिहार है और बिहार में अलग अलग जगह हैं वो जाति सेंट्रिक जगह हैं। लेकिन अगर हम हिस्सेदारी के हिसाब से देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यादवों की जो है हिस्सेदारी सबसे ऊपर है और उन्हें ही सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बनाकर के उतारा गया है। ये पूरा डेटा हमारे दर्शकों के समय सामने है, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना को मुद्दा बना करके कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन हो या फिर बीजेपी भी हो, इस मुद्दे को खूब भुनाया गया। अब जो सर्वे सामने आया है और सर्वे के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि यादवों का बोलबाला यानी एमवाई फैक्टर जो हमेशा आरजेडी की तरफ से भुनाने की कोशिश बिहार में की गई, उसी फैक्टर पर जनता वोट करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए शिखा, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और बिहार में जब जातिगत आधारित गणना हो रहा था उस वक्त भी लगातार इस बातों को लेकर बुनाया जा रहा था। और देखिए इस बार भी स्वर्ण वोटरों पर कैसे लुभाने की कोशिश की गई है वो जरा समझने की कोशिश करना होगा। शिखा, देखिए एक बार फिर से 17 में से 10 ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ स्वर्णों को टिकट दिए हैं और देखिए स्वर्ण वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ 3 स्वर्ण वोटरों को पे भरोसा जताया है, लेकिन स्वर्ण वोटर्स को कैसे साधा जाए उस पर पूरा फोकस किया गया है। क्योंकि एनडीए को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं
जब बिहार में सीट बंटवारे की चर्चा हो रही थी। लगातार यह कहा जा रहा था कि जातीय आधारित गणना के आधार पर ही बिहार में इस बार सीट शेयरिंग होना तय होगा और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लगे हुए थे। एक तरफ एमवाई समीकरण की बात करें तो देखिए विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये कहती रही है कि एमवाई समीकरण को लेकर हम लगातार चलते रहे हैं, लेकिन जरा एनडीए को समझिए शिखा। देखिए उस वक्त कांग्रेस की बात करें या फिर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ दो उम्मीदवार ऐसे उन्होंने अल्पसंख्यकों को दिया है जो इस वक्त बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से 2 उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने भी 2 उम्मीदवार उतारा है, लेकिन एनडीए की तरफ से अल्पसंख्यकों पर भी भरोसा किया गया है और साथ ही साथ स्वर्ण वोटरों पर भरोसा किया गया है। साथ ही यादव वोटर जो सबसे ज्यादा बिहार में सामने दिखते हैं उन पर भी सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है। तो इन सभी समीकरण को साधने के बाद बैठकर रणनीति तय की गई है कि कैसे उन सभी वोटरों को लुभाया जाए, कैसे उसे उन वोटरों को एक साथ रखा जाए ताकि जब मतदान होंगे उसमें उनकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका देखने को मिलेगी शिखा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का फॉर्मूला क्या है अस्मित? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी खबरें ये भी आई कि क्या अब सवर्ण की पार्टी एनडीए नहीं रह गई है, बीजेपी क्या सिर्फ सवर्णों की पार्टी खास तौर पर नहीं रह गई है, लेकिन फिर बीजेपी सामने आती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ ये कहा गया कि जो राजपूत है, ब्राह्मण है, वो कहीं नाराज तो नहीं हो गए ओबीसी फैक्टर को साथ साथ, लेकिन बीजेपी ने इस भ्रम को भी दूर किया है। लेकिन बिहार में जब भी कास्टिज्म का जिक्र होता है, जब भी चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो कास्ट को बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दिया जाता है ताकि जो एक वर्ग है वो सधे। इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं बिहार के? क्योंकि 2 चरण के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं, तीसरा चरण होगा और तीसरे चरण में किन किन जगहों पर वोटिंग होनी है, कहां कहां बिहार के किन किन इलाके में, और उसका कनेक्शन सीधे सीधे बीजेपी, एनडीए और एनडी गठबंधन से कैसे होने वाला है? नहीं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं शिखा। देखिए दोनों जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है, पहले चरण की बात करें तो बहुत कम रहा। उसके बाद बिहार के जो है लगातार जो है मॉनिटरिंग की गई कि आखिर वोटिंग परसेंटेज आखिर कमा कहाँ। इसके बाद देखिए दूसरे चरण का जब मतदान हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहे, यानी कि आप बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती लेकिन अच्छे वोटर्स निकले। वहां पर व्यवस्थाएं की गई, लगातार जो है बूथ पर ओआरएस की सुविधा थी, वहां पर पानी की सुविधा थी, टेंट्स लगाए गए थे कि आकर के वोटर्स वहां पर अपना वोट डाले। अब देखिए तीसरा चरण का इंतजार है। 7 मई को बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें खगड़िया एक हॉट सीट माना जा रहा है। यहां से भी राजेश वर्मा और यहां से वामपंथी दल के उम्मीदवार दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं, चुनावी जंग होने वाली है। इसके साथ साथ अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये तमाम ऐसा झंझारपुर, ये ऐसे जगह है जहां पर मतदान होने हैं और सीमांचल के भी एरिया पड़ेंगे। अस्मित, जो है डिसाइसिव फैक्टर होता है किसी भी वोटिंग में। इंडिया और एनडीए किस गठबंधन में किस जाति समूह का कितना प्रतिनिधित्व है, अब इसका जिक्र करते हैं। देखिए ये सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार की राजनीति अक्सर इसी नैरेटिव पर टिकी रही है। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने अत्यंत पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी के लिए एक सब कैटेगरी के साथ ओबीसी कोटा लागू किया। अब इसी तरीके से बिहार की राजनीति में आरजेडी के दबदबे ने भी ओबीसी राजनीति में यादव बनाम गैर यादव विभाजन पैदा कर दिया। दूसरी तरफ आरजेडी को अपना मुख्य समर्थन मुस्लिम यादव वोट बैंक की एकजुटता से मिलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि एनडीए के पास इंडी गठबंधन की तुलना में ऊंची जातियों यानी कि राजपूत, भूमियार, कायस्थ और ब्राह्मण और ईबीसी के उम्मीदवारों की बड़ी हिस्सेदारी है। इंडी गठबंधन में एनडीए गठबंधन की तुलना में यादव, गैर यादव, ओबीसी, मुस्लिम और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की हिस्सेदारी ज्यादा है। उच्च जाति के उम्मीदवारों की रिलेटिव हिस्सेदारी इंडी गठबंधन के लिए भी 1 से अधिक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए और इंडी गठबंधन ने किसी लोकसभा क्षेत्र में एक ही या अलग अलग जाति या जाति समूहों से उम्मीदवार खड़े किए हैं? आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल 7 में एक ही जाति के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। वहीं अगर जाति समूह मतलब उच्च जाति एससी, ईबीसी यादव, गैर यादव, ओबीसी और मुसलमानों के नजरिए से देखा जाए तो समान जाति समूह के बीच मुकाबले वाले लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है 15।